हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज मैं आप लोगों को सोशल साइंस की हिस्ट्री चैप्टर इंडियन फ्रीडम मूवमेंट एंड नेशनल अवेकनिंग इन असम की पार्ट 2 एक्सप्लेन करूंगी। वीडियो को अंत तक देखिए ताकि इस लेसन के सारे शॉर्ट क्वेश्चंस आंसर्स आपको मिले। पार्ट 2 का टॉपिक्स है रूल ऑफ असम इन स्वदेशी मूवमेंट, non-cooperation movement in Assam, civil disobedience movement in Assam, Quit India movement in Assam, and some other topics like Assam Agricultural University, Guwahati University, and Assam Medical College. तो चलिए पहले हम जानते हैं स्वदेशी मूवमेंट में असम का भूमिका कैसा था। बुक में तो बहुत ही लंबा आंसर है, इसलिए मैंने थोड़ा शॉर्ट किया। तो चलिए शुरू करें। जब ब्रिटिश गवर्नमेंट असम एंड ईस्टर्न बंगाल को जोड़कर एक नया राज्य ईस्टर्न बंगाल नाम दिया, तब असम के यूरोपियन टी प्लांटर्स को खराब लगा। वो लोग का कहना था असम इंटरनेशनल मार्केट में टी के लिए फेमस है, इसीलिए इस नया राज्य का नाम असम होना चाहिए और इसी तरह इस नया राज्य का नाम ईस्टर्न बंगाल एंड असम दिया गया और इसके कैपिटल शिलोंग से ढाका शिफ्ट किया गया। जब स्वदेशी आंदोलन का इफेक्ट या प्रभाव असम के ग्वालपारा, तेजपुर, गुवाहाटी, डिब्रूगढ़ आदि तक पहुंच गया, तब असम केशरी, अंबिकागिरी राय चौधरी और गोविंद लाहिरी मिलकर असम के गुवाहाटी के स्टूडेंट्स के बीच क्रांतिकारी संगठन बनाया। असम के लोग विदेशी कपड़ों के बदले लोकल एंडी, मूगा, कॉटन एंड खादी कपड़ा पहनते थे और गुवाहाटी के कई स्टूडेंट्स मिलकर डॉक यानी कि जहाज घाट या बंदरगाहों में हफ्ता में 2 दिन काम करके स्वदेशी मूवमेंट के फंड में पैसा डोनेट करते थे। उधर अंबिकागिरी रॉय चौधरी बंदिनी भारत नाम के एक रिवोल्यूशनरी ड्रामा भी रचना किया। अंबिकागिरी राय चौधरी कलकत्ता रिवोल्यूशनरी एक्टिविस्ट यानी कि कलकत्ता के क्रांतिकारी कार्यकर्ताओं जैसे खुदीराम बोस, बारिंद्र घोष आदि के साथ मिलकर क्रांतिकारी संगठन एस्टैब्लिश किया। 7 सितंबर 1906 को जे.बी. फुलर को मारने के लिए गुवाहाटी शिलोंग रास्ते पे एक बम रखा गया था और पुलिस अंबिकागिरी राय चौधरी को शक किया और इसीलिए अंबिकागिरी राय चौधरी को अरेस्ट करके जेल में डाल दिया। गवर्नमेंट यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट इस असम के ब्रह्मपुत्र वैली के लोगों को इस मूवमेंट से दूर रहने के लिए और दूर रखने के लिए कुछ वेलफेयर एक्टिविटीज हाथ में लिया और जिससे असम को कुछ इनडायरेक्ट लाभ हुआ और वो एक्टिविटीज था 1. कलकत्ता यूनिवर्सिटी की एंट्रेंस एग्जाम के सिलेबस में असमीज लैंग्वेज एंड लिटरेचर को आरंभ करना। नंबर 2, कॉटन कॉलेज को रिनोवेट करने के लिए हर डिपार्टमेंट में बैचलर डिग्री को ओपन करना। To open bachelor degrees in all departments in Cotton College to renovate the institution as the center of excellence. Number 3, to reintroduce Mojadari system in the Brahmaputra Valley. ब्रह्मपुत्र वैली में मौजादारी सिस्टम को पुनः आरंभ करना और भूमि के 20 पॉइंट्स समझौता सेटलमेंट, भूमि के 20 पॉइंट्स समझौता आरंभ करना।
The non-cooperation movement and Assam. असहयोग आंदोलन और असम। 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी भारत में असहयोग आंदोलन यानी कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू किया था। भारत के दूसरी जगहों के जैसा असम में भी स्कूल कॉलेज के स्टूडेंट्स इस आंदोलन का ऑर्गेनाइजर्स, लीडर्स एंड पार्टिसिपेंट्स था। उन लोगों ने ही असम में कांग्रेस कमिटीज, सब कमिटीज दैट इज ब्रांचेस गठन किया था और वाइन, भांग, ओपियम, फॉरेन क्लॉथ्स आदि दुकानों के आगे पिकेटिंग किया था और प्रोसेशन निकाला था। स्टूडेंट्स को देखकर असम के वकीलों ने अपना काम छोड़कर बॉयकॉटिंग देयर प्रोफेशंस इस आंदोलन में भाग लिया। उधर चंद्रधर शर्मा अपना साथी तरुणराम फुकन, नवीन चंद्र बरदले, विष्णुराम मेधी आदि के साथ मिलकर इस आंदोलन को और शक्तिशाली बनाया। ये आंदोलन असम के चाय मजदूर संघ पर बहुत प्रभाव डाला। The emergence of Gandhi Raja and the message of Swaraj turned them anti-British. गांधी राजा और स्वराज ये दोनों मैसेजेस उन लोगों को ब्रिटिश विद्रोही बना दिया। उधर अगस्त 1921 में महात्मा गांधी जी की असम विजिट असम कांग्रेस का ऑर्गेनाइजेशनल फाउंडेशन को और मजबूत कर दिया। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ऐसा व्यापक रूप से फैली हुई आंदोलन के प्रकृति को, वाइड स्प्रेड नेचर ऑफ द मूवमेंट, आंदोलन के प्रकृति को कुचलने के लिए बहुत कोशिश किया, मेड ऑल एफर्ट्स एंड मैनी पार्टिसिपेंट्स एंड लीडर्स वर थ्रोन इनटू जेल, और बहुत पार्टिसिपेंट्स और नेताओं को जेल में डाल दिया। चौरी चौरा जैसा भयंकर इंसिडेंट के बाद जब गांधी जी ने इस आंदोलन को सस्पेंड यानी कि स्थगित रखा, तब असम के चंद्रधर शर्मा दुखी होकर, डिस्ट्रेस्ड एंड टुक रेस्ट, दुखी होकर बीमार पड़ा इन पुरी में रेस्ट लिया और शिलोंग में उनका मृत्यु हुआ। इस आंदोलन का डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस यानी कि प्रत्यक्ष फल यही था कि असम में ओपियम बिक्री और उपभोग दोनों ही कम हो गया और ब्रिटिश गवर्नमेंट को भी टैक्स में घाटा पड़ा और अंत में गुवाहाटी में कुछ नेशनल स्कूल्स एस्टेब्लिश हुआ। Now we will read Civil Disobedience Movement and Assam, सविनय अवज्ञा आंदोलन या आइन अमान्य आंदोलन और असम। 12 मार्च 1930 में महात्मा गांधी उनकी 78 फॉलोअर्स को साथ लेकर साबरमती आश्रम से सी कोस्ट तक 240 माइल्स की डंडी यात्रा शुरू किया। डंडी में उन्होंने सॉल्ट लॉ को तोड़कर इलीगली सॉल्ट तैयार किया और वही मूवमेंट भारत की चारों ओर फैल गया। असम के हेमचंद्र बरुआ, विष्णुराम मेधी, अंबिकागिरी राय चौधरी आदि नेताओं ने गुवाहाटी जाजेस फील्ड में इकट्ठा होकर गांधी जी का साथ दिया और लीलाधर बरुआ, जो कलकत्ता सिटी कॉलेज में पढ़ रहा था, डंडी मार्च में ज्वाइन किया। उस समय असम प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी फाइनेंशियली वीक था। अब कांग्रेस को रिनोवेट करने का काम सौंपा गया विष्णुराम मेधी, मोहम्मद तायबुल्ला और अंबिकागिरी राय चौधरी को
नया कमिटीज और सब कमिटीज बनाने के लिए या गठन करने के लिए। ये कमिटीज के उद्देश्य था फंड को बढ़ाना, टू रेज फंड, डेफियंस ऑफ रिप्रेसिव लॉज एंड ऑर्डिनेंस। डेफियंस ऑफ रिप्रेसिव लॉज एंड ऑर्डिनेंसेस यानी कि दमनकारी कानूनों और अध्यादेशों के विरोध करना। फिर मैं बोल रही हूँ, दमनकारी कानूनों और अध्यादेशों की विरोध करना। असम के स्टूडेंट्स बड़े संख्या में 14 अप्रैल को नेहरू और 5 मई को गांधी जी के अरेस्ट के विरुद्ध हड़ताल में भाग लिया। ऑन 6 एंड 4 मई में 1930 को स्टूडेंट्स ब्रह्मपुत्र घाटी में अपना प्रतिवाद शो करने के लिए स्कूल कॉलेज आदि बॉयकॉट किए थे। ऑन मई 1930 को आर.जे. कनिंघम, डायरेक्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन, स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को लिखित उपक्रम यानी कि रिटन अंडरटेकिंग सबमिट करने के लिए कहा कि स्टूडेंट्स कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविटी में भाग नहीं लेंगे, नहीं तो उन्हें फाइन भरना पड़ेगा। दे हैव टू पे फाइन्स, फाइन भरना पड़ेगा और स्कॉलरशिप से वंचित किया जाएगा। दे विल बी डिप्राइव्ड फ्रॉम स्कॉलरशिप्स और उन्हें बड़ी अपराध के मामले में रेस्ट्रिक्ट किया जाएगा। कनिंघम के ऐसा कड़ा आदेश पर स्टूडेंट्स गुस्सा हुआ, फलस्वरूप ये मूवमेंट पूरे असम में फैल गया। उधर असम छात्र सम्मेलन गुवाहाटी के एक सेशन में गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के सामने और ओपियम लिकर शॉप्स के आगे पिकेटिंग करने के लिए डिसीजन लिया। हजार स्टूडेंट्स अपना इंस्टीट्यूशन छोड़कर पिकेटिंग में भाग लिया। किसानों ने भी लैंड रेवेन्यू 50% कम करने के लिए मूवमेंट में भाग लिया। नाउ वी विल रीड क्विट इंडिया मूवमेंट एंड असम। ऑन अगस्त 8, 1942 में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी बॉम्बे में क्विट इंडिया और भारत छोड़ो रिजोल्यूशन पास किया था। इस आंदोलन के दौरान गांधी जी ने अपना पावरफुल स्लोगन डू और डाई दिया था। भारत के हर कोने में लोग इस आंदोलन में भाग लिया। उसी तरह असम में भी लोगों ने इस आंदोलन में भाग लिया और ब्रिटिश गवर्नमेंट भी इस आंदोलन को सप्रेस करने के लिए जैसे भारत के कांग्रेस पार्टी के महात्मा गांधी सहित बड़े बड़े नेताओं को और हजारों लोगों को अरेस्ट करके जेल में रखा। उसी तरह असम में भी कांग्रेस लीडर्स को अरेस्ट किया गया था। कांग्रेस और असम प्रदेश कांग्रेस कमिटीज, डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमिटीज एंड सब्सिडियरी बॉडीज को अनलॉफुल यानी कि गैर कानूनी डिक्लेयर किया गया था। हर तरह की हड़ताल, मीटिंग्स, गैदरिंग्स आदि पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। प्रतिबंध लगा दिया गया था। जेल में नेताओं के साथ पुलिस एट्रोसिटीज यानी कि पुलिस का अत्याचार बढ़ने लगा और ये आंदोलन विद्रोह में बदल गया। द मूवमेंट टर्न्ड इनटू रिबेलियन। लोग गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को अटैक किया, रेलवे ट्रैक्स को नष्ट किया। Attacked government buildings, destroyed railway tracks and military supply lines को तोड़ फोड़ कर दिया। Sabotaged military supply lines।
विशेष करके नौगांव और दरंग डिस्ट्रिक्ट्स में गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को लगातार अटैक किया गया और गवर्नमेंट ऑफिसर्स पर हमला किया गया। रेगुलरली अटैक्ड एंड ऑफिसर्स वेर असॉल्टेड मीन्स हमला किया गया। साहाबी बाजार सरू पत्थर रंगिया आदि के रेलवेज को तोड़फोड़ कर दिया गया। असम में भी ब्रिटिश गवर्नमेंट इस आंदोलन को रोकने के लिए कोई मेजर्स लिया था। कुशल कुंवर को सरू पत्थर में ट्रेन डिरेलमेंट यानी कि ट्रेन दुर्घटना कराने की जुल्म से फांसी दिया गया था। क्विट इंडिया मूवमेंट में सारे भारत में ये एकमात्र शहीद व्यक्ति था। निष्ठुर पुलिस फायरिंग हुआ था पटासारकुसी, बरपेटा, फकीराग्राम, ग्वालपारा, ढेकियाजुली और गहपुर में 100 पीपल शहीद। 14 इयर्स की कनकलता बरुआ का भी मृत्यु हुई थी इस मूवमेंट में। असम में भी शंकर चंद्र बरुआ, महेंद्र नाथ हजारिका, ज्योति प्रसाद अग्रवाला, लक्ष्मी प्रसाद गोस्वामी आदि ने अंडरग्राउंड एक्टिविटीज को अंजाम दिया था। क्विट इंडिया मूवमेंट का जो मूल लक्ष्य था, तुरंत स्वतंत्रता का मांग और ब्रिटिश शासन का अंत, वो पूरा नहीं हो पाया। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस आंदोलन को भारी बल से दमन किया। The movement was dominated by the government with enormous force और क्विट इंडिया मूवमेंट यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन असफल हुआ। मिनिस्ट्री ऑफ गोपीनाथ बरदलोई 1946 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस emerged as the majority party by winning 58 seats out of 108 seats. इलेक्शन में इंडियन नेशनल कांग्रेस को मिला 58 सीट्स आउट ऑफ 108 सीट्स। देन कांग्रेस फॉर्म्ड द गवर्नमेंट और गोपीनाथ बरदलोई असम का चीफ मिनिस्टर हुआ। उस समय असम के फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ही वीक था और इसीलिए गोपीनाथ बरदलोई जी को 2 मुद्दे पर ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना पड़ा। एक था ओवरऑल सोशियो इकोनॉमिक ग्रोथ और दूसरा था ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। इसके बाद असम में असम एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश हुआ था 1913 में और ये यूनिवर्सिटी पूरे नॉर्थ ईस्ट रीजन में पहला एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी था और इसके मेन पहला ऑब्जेक्टिव था इन फार्म सेक्टर यानी कि कृषि खंड में विश्व स्तर पर प्रतियोगितामूलक मानव संपद प्रोड्यूस करना। नंबर 2, प्रोडक्शन के लिए कन्वेंशनल यानी कि पारंपरिक और सीमांतवर्ती क्षेत्रों में अनुसंधान जारी रखना, टू कैरी आउट रिसर्च, अनुसंधान जारी रखना। नंबर 3, जनता के भलाई के लिए उत्पन्न टेक्नोलॉजीज को ऑप्टिमाइज एंड डिसेमिनेट यानी कि सुधारना, ऑप्टिमाइज मीन्स सुधारना और डिसेमिनेट मीन्स प्रचार करना है। नंबर 3, to expand the use of technology for benefiting the food growers or producers. फूड प्रोड्यूसर्स और ग्रोअर्स की लाभ के लिए टेक्नोलॉजी का व्यवहार को आगे बढ़ाना। गुवाहाटी यूनिवर्सिटी
आसाम एसोसिएशन ने शिवसागर में इसके एनुअल सेशन में एक यूनिवर्सिटी के लिए डिमांड किया था और मांग किया था, और अकॉर्डिंगली गुवाहाटी यूनिवर्सिटी वाज एस्टेब्लिश्ड ऑन 26 जनवरी 1948 में। और ये गुवाहाटी यूनिवर्सिटी नॉर्थ ईस्ट इंडिया के फर्स्ट पब्लिक यूनिवर्सिटी है। जब गुवाहाटी यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश हुआ था तब इस यूनिवर्सिटी के कुल 17 एफिलिएटेड कॉलेज था एंड 8 पोस्ट ग्रेजुएट डिपार्टमेंट्स था। और अभी गुवाहाटी यूनिवर्सिटी के एरिया को गोपीनाथ बरदলৈ नगर से जाना जाता है, नगर के नाम से जाना जाता है। आसाम मेडिकल कॉलेज। डॉक्टर जॉन बेरी व्हाइट ईस्ट इंडिया कंपनी के एक सिविल सर्जन थे और उसने 50 लाख रुपीस बेरी व्हाइट स्कूल ऑफ मेडिसिन एस्टेब्लिश के लिए दिए थे, डोनेशन दिए थे। और ये स्कूल ही बाद में शिफ्ट किया गया था टू द प्रेमिसेस दैट हैड बीन यूज्ड बाय द यूएस आर्मी। और उसके बाद 1947 में 3 नवंबर को ये कॉलेज रीनेम किया गया था आसाम मेडिकल कॉलेज के नाम से। ये कॉलेज नॉर्थ ईस्ट इंडिया के फर्स्ट मेडिकल कॉलेज है। गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज was the second medical college which was inaugurated on 20th September 1960. Then in 1968 Silchar Medical College was established. So there are total 3 medical colleges: Dibrugarh Medical College, Guwahati Medical College and Silchar Medical College.